लाल पीले रंग की दर्जन भर कांच की चूड़ियों से मेरे आंचल को भरता हुआ अमित खुशी से इतना अधिक उत्तेजित नजर आ रहा था, मानो मेरे लिए कांच की जगह हीरो का जराव कंगन खरीद लाया हो। मैंने बड़ी आशा से अमित के खुले बैग में झांक कर देख लिया। शायद आज वादे के मुताबिक वह किसी पेपर में लपेटकर मेरे लिए साड़ी लाया हो। पसंद आया। बैग की ओर मुड़े मेरे चेहरे को अपनी हथेली में लेकर अपनी तरफ करते हुए स्नेहलिप्त होकर अमित ने पूछा तो चोर दृष्टि से बैग में झांकने के अपराध बोध से भरकर मैंने नजरें झुका ली और सिर हिलाकर अमित के प्रश्नकाहा में उत्तर दिया। अपनी मनस्थिति से मैं स्वयं परेशान थी। थके हारे अमित का स्वागत बनावटी मुस्कुराहट से करते समय अंदर तक एक तरफ भी होती है, पर इस पीड़ा से कहीं ज्यादा गहरी पीड़ा मुझे एक नई साड़ी के अभाव से हो रही थी। इसलिए मैं चाहकर भी अमित से हो रही खींच कम नहीं कर पा रही थी। अमित की बाहों का बंधन जरा सा ढीला होते ही मैं चाय बनाने के बहाने तेजी से रसोई में चली जाती हूँ। परसों फिर से कॉलोनी की महिलाओं की किटी पार्टी है, जाना तो पड़ेगा ही। साथ ही वही पुरानी साड़ी पहनकर जाने की पीड़ा को भी भोगना पड़ेगा। सभी कितनी सज-धज कर आती है। हर किसी का यही प्रयास रहता है कि स्वयं को सबसे अधिक उत्कृष्ट सिद्ध कर सके, पर मैं ऐसा कभी नहीं कर पाती हूँ। अमित को मेकअप से सख्त नफरत है, इसलिए श्रृंगार के नाम पर मैं सिर्फ पाउडर और बिंदी ही लगाती हूँ। वैसे मेकअप का मुझे भी कोई शौक नहीं, बस पिछले कई महीनों से एक नई साड़ी के लिए मन ललक रहा था। जब से इस कॉलोनी में आई हूँ, जैसे अच्छे कपड़े पहनने की प्रतियोगिता में शामिल हो गई हूँ। पर पहले जहाँ रहते थे वहाँ ना तो कॉलोनी थी ना ही पास पड़ोस की महिलाएं ऐसी किसी किटी पार्टी का आयोजन करती थी। अच्छी खासी शांत जिंदगी थी, और फिर उस मकान का किराया भी यहाँ से कम था। बुराई बस एक ही थी, जिस जगह वह मकान था वहाँ आसपास फैली झोपड़पट्टी और दारू की दुकानों ने वातावरण को दूषित कर रखा था। अंधेरा गिरते ही सड़कों पर चहल पहल तेज हो जाती। पीएफ क्रो की बकवास कानों को शर्मिंदा कर जाती। गंदी गालियों और मारपीट की आवाजों से घबराकर मैं घर के खिड़की दरवाजे 24 घंटे बंद रखती थी। सुबह के समय तो वैसे डर वाली कोई बात नहीं होती थी, पर मुझे भय होता था कि कहीं किसी शराबी में रात की शराब का असर बाकी ना रह गया हो और उसकी नज़र मुझ पर या मेरी नन्ही सी बिटिया पर ना पड़ जाए। अमित की जब सुपरवाइजर के पद पर पदोन्नति हुई तो फैक्ट्री के 5-6 सुपरवाइजरों के साथ अमित की भी सप्ताह में एक बार ड्यूटी की शिफ्ट बदली। जिस सप्ताह अमित की नाइट ड्यूटी होती, मैं परेशान हो जाया करती और मेरा सहमा हुआ चेहरा पूरे एक सप्ताह तक अमित को भी निश्चिंतता से काम नहीं करने देता। अपने काम के प्रति निष्ठावान रहने वाले अमित को इस तनाव से मुक्त रहने के लिए यही उचित लगा कि हम घर बदल ले, और तब उस इलाके से निकलकर हम इस फ्लैट में आ गए। 25,000 रुपये पगड़ी की माह पर अमित ने अपनी पूरी पूंजी को एक निश्चिंत जिंदगी की चाह के आगे बिना किसी मोह के बैंक से निकालकर मकान मालिक को दे दिया, और हम पुराने मकान से अधिक किराए वाले इस फ्लैट में आ गए। ये फ्लैट तो ठीक था, पर फ्लैट के वासियों के रहन सहन की तुलना में मैं और अमित अपने को व्यवस्थित नहीं कर पा रहे थे। एक दिन इस कॉलोनी की एक महिला मेरे पास आई और बोली, आप इस कॉलोनी में नई आई है, सोचा आपसे दोस्ती कर लूं। जी आइए, मैंने प्रफुल्लित होते हुए उसका स्वागत किया और कहा, मेरा नाम राधा है, मैं सुनीता हूँ। राधा जी इस कॉलोनी की सभी महिलाएं महीने में 2 बार किटी पार्टी का आयोजन करती है। कभी कभार हम लोग कुछ प्रतियोगिताएं भी रखते हैं, कभी सिलाई, कभी कढ़ाई तो कभी रंगोली की। हम लोग ऐसी प्रतियोगिताओं के आयोजन और इनाम के लिए कुछ हर महीने जमा करते हैं। सभी अपने घर बारी बारी से किटी पार्टी का आयोजन करती है। एक बार यदि तुम्हारे घर पार्टी हुई तो दोबारा 1.25 साल बाद ही तुम्हारी बारी आएगी। अच्छा, तो क्या कॉलोनी की सभी महिलाएं इसमें शामिल होती हैं? सभी तो नहीं, पर ज्यादातर। मुझे मना करना उचित नहीं लगा और बिना अमित की इजाजत लिए मैंने हामी भर दी। जैसे ही मैं इस महिला मंडल की सदस्य बनी, पहली पार्टी का आयोजन मेरे ही घर होना तय हुआ और अब मुझे अमित को इस पार्टी के बारे में बताना पड़ा।
अमित के हाथ तब बहुत तंग थे, लेकिन अपने किसी मित्र से कर्ज लेकर उसने मेरे लिए किटी पार्टी का आयोजन कर दिया। पर रात को मुझे समझाते हुए उसने कहा था, राधा, खर्च करने के पहले अच्छी तरह सोच लिया करो। यहाँ आने के बाद किराए के अलावा भी कितने ही खर्च और बढ़ गए हैं। जितनी चादर है, पैर भी उतना ही फैलाना चाहिए ना। इतना ही कहा था अमित ने, पर उसके अंदर की अकुलाहट को मैं बड़ी आसानी से समझ गई थी। पुराना घर छोड़कर यहाँ आने का उसका निर्णय सिर्फ मेरे ही हित के लिए था। एवज में वह मुझसे ये उम्मीद करता था कि मैं गृहस्थी की गाड़ी खींचने में उसकी समान रूप से सहभागी बनूं। चाहती तो मैं भी यही थी, पर अब तो पूरे 1.25 साल बाद ही मुझे अपने घर पार्टी रखनी थी। इसलिए अमित की बात से प्रभावित होने के बाद भी अधिक गंभीरता से नहीं लिया। किटी पार्टियों में जाते ही महिलाओं की फैशन परस्ती ने मुझ में हीन भावना भरनी शुरू कर दी। मेरा अस्तित्व उनकी बनावटी दिखावटी जीवन शैली के आगे बौना दिखने लगा था। मैं अपने आप को उनके योग्य बनाने के प्रयास में कब जुट गई, इसका पता मुझे स्वयं भी नहीं चला। धीरे धीरे मैं अमित की कम थोनखा के कारण अपमानित होने लगी थी। कई बार मैंने ये प्रयास किया कि साड़ी को बहुत ज्यादा अहमियत ना दूं, पर किटी पार्टी के आयोजन की सूचना मिलते ही मेरी चाह पुनः जोर पकड़ने लगती। पिछले हफ्ते मैंने मचलकर अमित से जिद की थी कि मुझे एक साड़ी ला दे, और अमित ने कहा था कि वेतन मिलते ही वह साड़ी ला देगा। पर आज साड़ी के स्थान पर दर्जन भर कांच की चूड़ियां देकर वो मेरा मुंह बंद कर देना चाहता था। एक छोटे से अभाव ने मुझे विद्रोही बना दिया। क्यों मेरे ही साथ हो रहा था ये सब? या तो अच्छी सूरत मिल जाती, या फिर इतना धन की मन भर कपड़े गहने खरीद पाती। मेरी तिलमिलाहट बढ़ती जा रही थी, और अमित को चाय का प्याला थमाते थमाते मैंने क्रोध से पूछ ही लिया, तुमने तो कहा था वेतन मिलने पर साड़ी ला दोगे। हाँ, कहा तो था। राधा मेरी तरफ देखे बगैर शर्ट को निकालकर हैंगर में लटकाते हुए अमित बोला, पर कैसे खरीदता? कल ही तो बिजली का बिल आ गया, बचाए हुए रुपए इसी में चले जाएंगे, वरना किसी तरह तुम्हारे लिए साड़ी ले ही लेता। हमेशा तो यही सब होता है, जब भी तुम साड़ी खरीदेने की बात करते हो तो कोई ना कोई खर्च सामने आ जाता है। तो क्या मुझे साड़ी कभी नहीं मिलेगी? अमित ने एक बार मायूस नजरों से मुझे देखा और बाथरूम में प्रवेश कर गया, पर मैं खामोश नहीं हो पाई। आवाज थोड़ी तेज करते हुए मैं लगातार बोलती ही जा रही थी, लेकर देना नहीं चाहते हो ना, इसलिए पैसे की भी कमी रहती है। कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ रहा। तुम्हें तो ये चाह ही नहीं कि मैं अच्छा पहनूं ओढ़ूं। तुमसे भी कम तनख्वाह वाले करोड़ों लोग हैं इस दुनिया में, क्या वे अपनी पत्नी को साड़ी नहीं लेकर देते हैं? पर मेरे तो कर्म ही फूटे हैं। सालों बाद तो एक साड़ी की मांग की है, वह भी मिल नहीं रही है। अमित हाथ पैर धोकर आ गया था। कुर्ता पैजामा पहनकर चाय का प्याला हाथ में लिए वो बालकनी में जा बैठा। उसके चेहरे पर कहीं कोई मलाल नहीं था, और उसकी यही निश्चिंतता मुझे और अधिक आहत कर गई। कैसे हो जी तुम? जरा भी नहीं पसीजता है तुम्हारा मन। चेहरे के भाव से तो ऐसा लग रहा है जैसे पत्थर के बने हो। मैं सचमुच तंग आ गई हूँ। कब तक भोगती रहूंगी इस अभाव भरी जिंदगी को? यदि एक बेटी की जिम्मेदारी न होती तो तीसरी मंजिल से छलांग लगा देती। छी राधा, कितनी स्वार्थी हो तुम। तुम्हें तो सिर्फ अपनी साड़ी की चिंता है, और एक साड़ी के लिए तुम आत्महत्या जैसा पाप भी कर सकती हो, है ना? अमित के चेहरे पर मेरे लिए घृणा के भाव थे। तुम्हारा ध्यान कभी मेरे जूतों की तरफ गया है जो घिस गए? उन्हें पहनकर चलने से पैरों में दर्द होता है, और आजकल मैं चप्पल पहनकर दफ्तर जाता हूँ। मैं चकित होकर सच्चाई उगलते अमित को देखे जा रही थी। इस बार जब रिया का स्कूल खुला तो उसके लिए स्कूल बैग नहीं खरीद पाया था। पुराने बैग का रंग निकल गया है। पैसों का अभाव नहीं होता तो उस नन्ही सी बच्ची को बदरंग बस्ते में किताबें ना ढोनी पड़ती। कौन पति नहीं चाहेगा कि पत्नी को अच्छा पहनाए ओढ़ाए? पर परिस्थिति भी तो अच्छी होनी चाहिए। मेरी आंखों से आंसू बह चले। अमित ने जिस सच्चाई को अभिव्यक्त किया था उसकी शर्म थी, या अमित को दुख पहुंचाने का पछतावा मैं जान नहीं पाई
और चुपचाप सिर झुकाए खड़ी रही राधा। इन ऊंची सोसाइटी वाली महिलाओं से अपनी तुलना मत करो। तुम किसी बड़े अधिकारी की पत्नी नहीं, बल्कि एक सुपरवाइजर की पत्नी हो। मैंने तुमसे पहले भी कहा था, और फिर कहता हूँ, चादर देखकर पैर फैलाना चाहिए, अन्यथा दिखावे के चक्कर में पड़कर या तो हम गलत काम करने लगेंगे या फैशन परस्ती के लिए लोगों से उधार मांगकर उनके कर्जदार हो जाएंगे। मेरी बहती आंखों को देखने के बाद भी उसने मेरे आंसुओं को पोंछने का कोई प्रयास नहीं किया और तेजी से बाहर निकल गया। अमित ने जिस सच्चाई का बयान किया था, उसने मेरी मन की आंखें खोल दी थी। अब अमित के टूटे जूते ही नहीं, उसके पुराने शर्ट पट भी आंखों के आगे नाचने लगे। अमित गया तो मैं वही बालकनी में बैठकर देर तक सुबकती रही। लगा था मुझसे नाराज होकर अमित टहलते हुए कहीं चला गया होगा और जल्दी लौट आएगा। अस्त व्यस्त मन से रसोई के पूरे काम निपटाकर जब मैंने घड़ी की ओर देखा तो चकित रह गई। रात के 10 बज रहे थे। मन किसी तनाव में उलझा हुआ हो तो समय कटने का पता भी नहीं चलता। पर अमित आखिर गया कहाँ होगा? मैं सोच में पड़ गई। अमित की दुखी कर देने के तनाव से मैं इतनी अधिक ग्रस्त थी कि पल भर के लिए रिया की तरफ भी ध्यान नहीं गया था। बस इतना भर याद है कि वो कई बार मेरे पास आकर कुछ पूछती रही थी और हर बार मैंने उसे झिड़क कर अपने से दूर कर दिया। रिया का ख्याल आते ही तुरंत मैं उसके स्टडी टेबल की तरफ दौड़ गई। देखा वह पढ़ते पढ़ते किताब पर सिर रखकर सो गई थी। कुछ खाई भी नहीं थी। रिया बिना खाए ही सो गई है, ये जानते ही अमित की नाराजगी दुगुनी हो जाएगी। इस बात से भली भांति परिचित होने के बाद भी मुझे रिया को पुनः जगाने की इच्छा नहीं हुई और मैंने उसे उठाकर बिस्तर पर लिटा दिया। किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। बार बार बालकनी में जाकर मैं सड़क पर देखती रहती कि शायद अमित आता हुआ दिख जाए, पर अमित दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। बार बार ये सोच मुझे तहस-नहस किए जा रही थी कि कहीं मुझसे मायूस होकर अमित कोई गलत कदम न उठा ले। अपने द्वारा कहे गए हर शब्द के लिए अब मेरे मन में शर्मिंदगी थी। मैंने मन ही मन निर्णय ले लिया था कि अमित के आते ही उसके कदमों पर अपना सिर रखकर उससे हर गलती के लिए माफी मांग लूंगी। बस एक बार अमित सही सलामत घर लौट आए। मैं पुनः बालकनी में जा खड़ी हुई। देखा एक स्कूटर चला आ रहा है। हो ना हो ये अमित ही है। मैं धड़कते हृदय से देखती रही और स्कूटर आगे निकल गया। मेरा ध्यान स्कूटर सवार पर गया तो देखा कि वे मनोहर जी थे। लोग कहते हैं अपनी पत्नी के करवे जुबान और दुर्व्यवहार के कारण ही वे रोज नशे में धुत रात में देर से घर लौटते हैं। ये याद आते ही पुनः हृदय जोरों से धड़कने लगा। कहीं मुझसे अपमानित अमित भी पीना शुरू ना कर दे। इस ख्याल से ही मेरी आंखें छलक आई। जी चाह रहा था कि इतनी जोर से अमित को आवाज दूं कि वह जहां कहीं भी हो मेरी आवाज सुन ले और तुरंत घर लौट आए। डर और भावुकता से भरे हृदय के भावों ने मानो मुझे बेहद असहज बना दिया था। सोचने समझने की शक्ति भी जैसे खत्म होती जा रही थी। लड़खड़ाते कदमों से ड्राइंग रूम में प्रवेश करते ही जोरों से बजे कॉलबेल की आवाज सुनते ही मानो जान में जान आ गई। भागते हुए मैंने दरवाजा खोला तो माथे पर पसीने की बूंदों को सजाए अमित खड़ा था। मुझे देखते ही उसने मुझे खींचकर अपने सीने से लगा लिया। राधा, मुझे माफ कर दो। आज पहली बार तुम्हें बिना बताए कहीं चला गया था। माफी तो मैं मांगना चाहती हूँ। तुम्हें कितना जलील कर दिया था। पर तुम गए कहाँ थे राधा? आज विनोद की शादी की सालगिरह थी। हम दोनों को पार्टी में बुलाया था, पर तुम्हारी बातों से नाराज होकर मैं तुम्हें साथ नहीं ले गया। वहां सभी पूछ रहे थे, तुम्हें मेरे लिए तो पल पल भारी हो रहा था, ये सोचकर कि तुम कितनी परेशान हो रही होगी। तुम्हें बिना बताए जो चला गया था। उफ, जैसे तैसे उनसे जान छुड़ाकर जल्दी ही वहां से निकल भागा। अमित की बाहों का बंधन थोड़ा सा और कस गया था। मुझे लग रहा था कि खुशी से झूमकर नाच उठूं। अमित के प्यार की गहराई के आगे सारी की इच्छा कितनी तुच्छ थी। मैंने निर्णय लिया कि जो खुशी इस समय मुझे मिल रही है, उससे भी दुगुनी खुशी मैं हमेशा अमित को देती रहूंगी। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो
तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब